नमस्कार। पहचान फरीदाबाद से मैं हूं दीपिका और आप फिर से मेरे शो में जुड़ चुके हैं जिसका नाम है चलो बात करें। हम कोशिश करते हैं कि रोजाना आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाया जाए जो अपने में कुछ खास हो, जो फरीदाबाद में रहकर ही सही पर कुछ अलग कर रहे हो। आज की हमारी मुलाकात होगी फरीदाबाद की बटरफ्लाई गर्ल से। सोचो, नेचर किसे पसंद नहीं है? सभी को नेचर पसंद है। और नेचर में अहम भूमिका निभाती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। कितनी पोयम्स इन पे लिखी जाती हैं, कितनी कहानियां इन पे बनाई गई हैं। छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन एक ऐसी लड़की फरीदाबाद में मौजूद है जो इनका पालन पोषण करती हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है प्राची सिंह। मेरे साथ जुड़ी हैं आज प्राची मेरे लाइव शो में। हाय प्राची, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। बिल्कुल प्राची, पहले तो वैसे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रो सभी को दें कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। बहुत से लोग आपसे शायद अनजान होंगे और आज हमारे जरिए आपको जानेंगे। बिल्कुल। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राची सिंह। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं ईवाई में जॉब करती हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है, जबकि मेरा पैशन है तितलियाँ। तो तितलियों को मैं पालती हूँ, पोसती हूँ और उनको बड़ा करती हूँ। और मैं 17 सालों से ये कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हो गया है। प्राची ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि भाई तितलियों से उनका संबंध है। अच्छा प्राची, आप मुझे एक बात बताइए कि ये काम क्यों चुना? क्यों अच्छा लगता है तितलियों के साथ समय बिताना या उनके लिए कुछ करना या उनको पालना पोसना क्यों पसंद है आपको? आई थिंक जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, बच्चों को तितलियां बहुत पसंद है। शायद उनके एग्जैक्टली। रंग शायद उनके रंग बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं और हम बचपन में तितलियों के पीछे भागते थे उनको पकड़ने के लिए। शायद मुझे भी तभी से तितलियां बहुत पसंद आई। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उनको पहली बार बुक में पढ़ा कि कैसे तितली बनती है, तो मैं मानना नहीं चाहती थी, मैं खुद देखना चाहती थी। और तभी से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ और फिर मैंने इस इंटरेस्ट को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। जैसे आप बता रहे हो कि आपने बहुत टाइम से इसको कर रहे हो, 17 ईयर बोल रहे हो आप। तो कहाँ से स्टार्ट किया था इसको लेकर आपने? मतलब हम्म। कब पहली बार देखा? कब माइंड में क्या सोचा कि यार मुझे सिर्फ बटरफ्लाई के साथ ही ये सब चीजें देखनी है, या फिर कुछ और भी सोचा इस चीज के लिए? तो कहाँ से स्टार्ट किया सबसे पहले? अच्छा, तो बेसिकली मैंने स्कूल बुक में पढ़ा था। आई एम श्योर 6 या 7th क्लास में ये पढ़ाते हैं पूरा बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। और या तब मैंने जाना कि ये शुरुआत एक अंडे से होती है और वो कीड़ा बनता है, फिर वो प्यूपा बनता है और फिर तितली। तो तब टाइम उस समय में, आज तो सारे बच्चों के पास टेलीफोन है, सेल फोन है, गूगल है, वो हर चीज गूगल पे देखते हैं। बट हमारे टाइम पे फोन नहीं होता था। 6 7 क्लास में हम बच्चों के पास फोन नहीं मिलता था। तो मुझे याद है, मैंने अपनी टीचर से पूछा। टीचर को भी एक दो पौधे पता थे, एक दो पेड़ पता थे जिसपे उनके अंडे मिलते हैं। उनसे पूछ के मैंने ये पता करा कि ये नींबू के पेड़ पे तितली अंडे देती है। मेरे घर पे नींबू का पेड़ नहीं था। जिद करके मैंने अपने पापा को बोला कि ये स्कूल प्रोजेक्ट है, समर वेकेशन में एक एक नींबू का पेड़ उगाना है और उस पे तितलियां होंगी। तो लड़ झगड़ के मैंने ये करा। तितली के लिए मैं एक नींबू का पेड़ लेके आई। लेकिन काफी टाइम तक वो मुझे कैटरपिलर्स, उस पे कीड़ा मिला नहीं। तो फिर जी। मैंने एक दिन, मुझे याद है, मेरी मम्मी किचन में काम कर रही थी और उनको एक मटर के दाने में एक कीड़ा मिला। हाँ, वो तो ग्रीन वाला जो होता है। हाँ बिल्कुल, ग्लैड कि आपको भी पता है, आपने भी देखा है। हाँ, तो हाँ सबसे बिल्कुल। पहले मटर या किसी भी सब्जी अगर थोड़ी सड़ जाती है तो उसमें हमें कीड़ा दिखता है और हम फेंक देते हैं। मैंने धीरे से कीड़ा छुपा के एक दही के डब्बे में छुपा के रखा और मैं हर दिन उसको एक मटर का दाना देती थी। तो अरे मैंने उसको रखा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कहाँ पे ये तितलियां मिलेंगी। और मैं हर एक कीड़े को पाल के देखना चाहती थी, कहीं ये तितली तो नहीं बनती। तो मैंने वहां शुरू किया और 40 दिन तक मैंने हर दिन उसको एक दाना, दो दाना ऐसे करके हर दिन उसकी खुराक बढ़ाई। और 40 दिन बाद वो प्यूपा बना
लेकिन वो तितली नहीं बना, एक और कीड़ा होता है जिसको हम पतंगे बोलते हैं, पतंगे जो रात में उड़ते हैं, वो बना। हम्म, तो मैं समझ गई कि तितली की खोज अभी मेरी आगे तक बिल्कुल। चलेगी, लेकिन शुरुआत मेरी हो चुकी है, वो मुझे पता जी। चल चुका। तो इसकी शुरुआत खुद के घर के गार्डन से की। हाँ। तो उसके बाद जब ये मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, जो मुझे मटर में नहीं मिला दाना, तो फिर मैंने वो नींबू का पेड़ लगाया ही लिया था समर वेकेशन में। 1 साल बाद मैंने उस पे एक कीड़ा दिखा, जो मुझे लगा कि ये तितली का कीड़ा हो सकता है। मैं उसको घर में लेके आई, उसको रखा एक डब्बे में, हर दिन उसको नींबू की पत्तियां दी। पहले मुझे ये भी नहीं मालूम था, मुझे लगता था कोई भी पत्ती, हाँ कोई भी पत्ती उसको खिला दो वो खा लेगा। बट मैंने उसको नींबू, मैंने बहुत अमरूद की पत्तियां खिलाई उसको, बहुत सारी पत्तियां ट्राई करी, सिर्फ वो नींबू की ही पत्ती खाता था। तो मैं ये समझ गई कि जिस पौधे से मिला है उसको वो खिलाओ। फिर मैं उसको, मेरे नींबू का पौधे में 5 पत्तियां थी, तो वो करते करते 2 या 3 दिन में खत्म हो गई। एक और नींबू का पेड़ लगवाया गया सिर्फ उस कीड़े को पालने के लिए। तो ऐसे करते करते मैंने 2-3 साल लगा दिए इसको समझने में, क्योंकि बुक्स में कुछ अवेलेबल कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। ओके, तो मतलब 2-3 साल के इंतजार के बाद फाइनली तितली मिली। हाँ, बिल्कुल। चलो, इतना लंबा इंतजार किया एक छोटी सी तितली पाने के लिए। पहली बात तो ये कि ये जो आइडिया आपको आया, ये थोड़ा सा लोगों से हटकर है, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था कि यार कीड़े पाल रही हो, ऐसा कुछ सोचा था आप लोगों ने? एक्चुअली फैमिली को पहले लग रहा था कि इनसे शायद बीमारियां हों, क्योंकि कीड़े हैं तो हो सकता है इन्फेक्शन हो थोड़ा। तो वो मुझे कहते थे कि जो भी करना है तुम गार्डन में, बगीचे में करो, घर में मत लाओ। तो मैं पहले बगीचे में करने लगी, बट मुझे पता चला जब मैं डब्बे में भी रखती थी, एक रात को चूहे ने आके उस डब्बे में से सब खा ली थी मेरी तितलियां, मेरी सारे कीड़े खा चुकी थी। तो मैं ये समझ गई थी कि मैं एटलीस्ट इनको बाहर नहीं रख सकती अगर मुझे इनको बचाना है तो धीरे धीरे मैं घर में लेके आई, आंगन में फिर मुझे परमिशन मिली कि आंगन में आप कर सकते हो, अंदर नहीं लेके आना। धीरे धीरे जब 1-2 साल हो गए, मम्मी पापा को लगा इससे इन्फेक्शन नहीं होता, तो वो मेरे ड्राइंग रूम में आए, धीरे धीरे मेरे रूम में आए, मेरे बाथरूम में भी रहे, मेरे हर एक कोने में अब तितलियों के अंडे और कीड़े हैं। उनको आप ये रखते किस समझिए। चीज हो, किसी डब्बे में रखते हो, किसी पेड़ पर रखते हो, रखते किस चीज के अंदर हो उनको? पहले तो मैं ना ऐसे एक छोटे से डब्बे में, ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी डब्बा है, जिसमें आप हाँ। नमकीन बिस्किट या कुछ भी रखते हैं, उस पे मैं ऐसे एक नेट या दुपट्टा बांध के रख देती थी, क्योंकि वो भाग जाते थे। लेकिन हम्म। फिर मुझे लगा कि ऐसे कीड़ों को इसमें रखना शायद इनके लिए भी सही नहीं है, नेचुरल एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे ऐसे गमले लगाने शुरू करे, उसमें पौधे लगाने शुरू करे। और मैं ओके। जब भी अगर इस पे कोई कैटरपिलर दिखती हूँ, कीड़ा देखती हूँ, तो मैं नेट से बस उसको छुपा देती हूँ कि छिपकली या चिड़िया उनको खाए ना। और मैं इनको बाहर ही रखती हूँ कि वो बाहर एनवायरनमेंट में ही बड़े हों। तो तो इनको ऐसे रखना भी करते काफी कठिन होता होगा, बहुत सारी चीजों से इनको बचाना पड़ता होगा। हैं। इनको इनको बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिड़िया है या कुछ लिजर्ड है, ये सारे इनको खाते हैं। तो आप इसको अगर थोड़ा सा कवर करके रखें तो बच जाएंगे। बट जैसे कि नेचर एनवायरनमेंट है, वो पूरा एक सर्कल है, कोई चिड़िया भी तो कुछ ना कुछ बिल्कुल। खाएंगी ही। तो अगर कभी कभी मैं खुला भी रख देती हूँ और वो दिखते नहीं है, तो मैं ज्यादा घबराती नहीं हूँ, मैं खुश रहती हूँ कि अच्छा किसी ने अपना पेट भर लिया, तो हाँ, अब तो ठीक है। आदत हो गई होगी उन चीजों को लेके, क्योंकि अब पता है कि कैसे ये हाँ, नेचर का एक सर्कल है, इसको करना ही करना है। बिल्कुल। बटरफ्लाई नेचर में किस टाइप पे अपनी हेल्प करते हैं, ये कुछ बता पाओ लोगों को? हाँ, पहला तो जो मैंने बताया जैसे फूड चेन, कि अगर चिड़ियों को भी कुछ ना कुछ खाना है तो वो कीड़ों को खा के अपना पेट भरते हैं। दूसरा है जो बहुत जरूरी है, वो है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए क्या होगा, जब भी हमारे जो मधुमक्खियां हैं और तितलियां हैं, ये एक पौधे से, एक फूल से दूसरे फूल में जाएंगी, इससे पॉलिनेशन होगा, मतलब कि उनके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे और उससे ही पेड़ उगते हैं, उसी से फल उगते हैं और फलों से बीज उगते हैं और फिर पेड़ उगते हैं। तो जो पेड़ की नेचुरल ग्रोथ है, वो पॉलिनेशन से होगी, और वो बटरफ्लाई उसमें मदद करती है। बटरफ्लाई क्या स्पेशल किसी पेड़ पर ही जाकर बैठती हैं या फिर सभी पेड़ों पर बैठ जाती हैं?
क्योंकि मैंने देखा है सिर्फ उड़ते हुए। अच्छा, हाँ, तो मुझे बेसिकली आई थिंक आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अगर तितलियों को दो चीजें चाहिए, तो एक है उनको फूलों का रस पीना है। तो तितलियां फूलों पे आती हैं, बहुत सारे फूल जो हमारे गार्डन में लगाए हैं, अगर आप उस पे दवाइयां नहीं डालेंगे तो वो आके उनका रस पियेंगी। कुछ फूल हैं जो उनको, अब हम भी जैसे इंसान बहुत ही चूजी हैं, हम बैगन नहीं खाते, हम करेला नहीं खाते, हमारी अपनी अपनी चॉइस है। सबकी वैसे अपनी ही अपनी। हाँ बिल्कुल, सबकी अपनी चॉइस है। तो ये जैसे कि मैंने नोटिस किया है कि ये जो गुलाब है, गुलाब इनको पसंद नहीं है, तो गुलाब पे नहीं आते। या बुगनवेलिया है, उनको पसंद नहीं है, तो ये नहीं आएंगे उन पे। बट ये फूल सारे फूलों पे आएंगे, बाकी फूलों पे। और सिर्फ फूलों पे ही नहीं, दूसरी चीज इनको जो चाहिए वो अंडे देने के लिए इनको अपने पौधे चाहिए। तो कुछ प्रजातियां हैं जो अंडे देती हैं नींबू पे, बेल पे, अशोक पे, कड़ी पत्ता। तो सबके अपने अपने पौधे हैं, वो उन्हीं पौधे को ढूंढ के उस पे अंडे देंगे। तो बहुत लोगों के घर मैंने देखा है कड़ी पत्ता जरूर होता है, लेकिन अगर हम हर दिन सुबह उठ के देखें उसको करीब से, तो कोई ना कोई आपको अंडे या कीड़े जरूर दिख जाएंगे। क्योंकि तितलियां जो कड़ी पत्ते पे अंडे देती हैं, वो फरीदाबाद में तो बहुत नंबर में है। तो वो तो आपके घर जरूर अंडे देखती होंगी। शायद आप जब कड़ी पत्ता को इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, आप शायद ध्यान भी नहीं देते कि उसमें हाँ, शायद कुछ अंडे या कीड़े होंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग उन्हें तोड़ते हैं देन वॉश कर लेते हैं देन यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है उनके बारे में। अब ये तो एक नेचर से जो प्यार करता होगा उसी को पता होगा। जैसे कि आप जानो, मैं तो आज पहली बार देख रही हूँ, पता चल रहा है मुझे कि गुलाब पे नहीं आते, बल्कि मुझे लगता था कि गुलाब जो इतना महकता है उसमें सबसे ज्यादा तितलियां बैठती होंगी। ये मैं आज तक ये सोचती थी, क्योंकि नहीं, नेचर से बिल्कुल नहीं। इतना कांटेक्ट रहा नहीं है मेरा। फिर भी चलो, आज आपसे मुझे बहुत सारी जानकारी मिल रही है और लोगों को भी मिल रही होगी हम दोनों के जरिए। अच्छा, आप ये बताइए एब्सोल्युटली। कि आप बटरफ्लाई ब्रीड कराते हैं, तो कितने टाइप की बटरफ्लाईज होती हैं, मतलब प्रजातियां अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रकार की प्रजातियां हैं बटरफ्लाई की? तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 18,000 के आसपास तितलियां हैं। इंडिया में अराउंड 1200 से 1500 के बीच में है। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं, तो फरीदाबाद में हमने एक बटरफ्लाई काउंट किया था पिछले साल। तो मैंने जो नोटिस किया, अराउंड 20 से 25 प्रजातियां हैं। तो वैसे तो फरीदाबाद पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, पोल्यूशन है, ग्रीनरी नहीं है, बट फिर भी 20-25 नंबर बहुत अच्छा नंबर है फरीदाबाद के लिए। बटरफ्लाईज में ना मैंने बहुत सारे कलर्स देखे हैं, तो इनके जो कलर होते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, मतलब जैसे इनको ब्रीड कराया जाता है उस हिसाब से करते हैं, या फिर हर बटरफ्लाई की जो प्रजाति होती है उस हिसाब से इनके कलर होते हैं? क्योंकि मैंने बहुत से, जब मैं छोटी थी ना, मैं बटरफ्लाई को पकड़ती थी तो वो हम्म। येलो कलर आ जाता था मेरे हाथों में। तो बिल्कुल वो कलर बिल्कुल। कैसे आता है उनके पंखों में? हाँ, तो हर एक प्रजाति का अपना रंग होता है, अपना साइज होता है, सिर्फ ही कलर जी नहीं, जी। साइज भी। कुछ कुछ बहुत छोटी होती हैं, कुछ कुछ बहुत बड़ी हम्म। होती हैं। तो ये प्रजातियों का अपना अपना रंग है। मेजरली अगर आप नेचर में देखेंगे, जितने ब्राइट कलर हैं, या तो वो आपको ये बता रही हैं कि हमसे दूर रहो, हमारे अंदर पॉइजन है। तो ये अपना ओके। तरीका है, अपना तरीका है चिड़ियों को या पक्षियों को जो इनको खाती हैं, ये बताने के लिए कि हम भी अपने आप को बचा सकते हैं, तो हमें मत खाओ। पहला या तो ये है, या तो दूसरा है, जितने भी मेल होते हैं उनको फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ रंग बिरंगे कलर चाहिए। ये कुछ रीजन है। कुछ कुछ तितलियां शायद हमें नजर भी नहीं आती, क्योंकि वो इतनी डल कलर की हैं। वो उनका एक तरीका है अपने आप को बचाने के लिए, कि वो बिल्कुल पत्ती के रंग की होगी, बिल्कुल भूरे रंग की होगी, तो वो दिखती ही नहीं है। जो आपने बोला वो उसका कलर छूटता है जब भी हम पकड़ते हैं, तभी बोलते हैं तितलियों को पंखों से ना पकड़ो, क्योंकि उनके जो कलर्स हैं वो निकल जाते हैं। वैसे तितलियां उससे मरती नहीं है ऑनेस्टली, वो तो कलर्स ही हैं, वो अट्रैक्शन के लिए हैं, और उससे उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बट मेजरली इसीलिए होता है, डराने के लिए, लोगों को बताने के लिए। जितनी आपको रेड कलर की, ऑरेंज कलर की तितलियां दिखेंगी, उनमें थोड़ा सा पॉइजन होता है। इंसानों को उनसे कोई डर नहीं है, बट सिर्फ जो जब इनको कोई कुछ खाएगा तो उसमें एक टेस्ट उनको डिसटेस्टफुल होता है, इसके लिए होता है। बटरफ्लाई से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब
अदर जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, छोटे मोटे बटरफ्लाइज होती हैं, बड़ी बटरफ्लाई से छोटी बटरफ्लाइज को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर किसी फूल को दिक्कत हो उनसे, जैसे कि किसी फूल पर अगर वो बैठी तो वो फिर खिल नहीं पाता है, या उसमें कोई ऐसी दिक्कत, किसी भी टाइप का कोई नुकसान होता हो बटरफ्लाई से, जैसे अभी अम, हमारे यहाँ पे ये आए थे, क्या बोलते हैं उन्हें, लोकस्ट, हाँ वो टिड्डियाँ। टिड्डी, हाँ उनसे हाँ। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, तो ऐसा कोई नुकसान होता हो? मैं ये बोलूंगी कि नेचर में किसी चीज से कोई नुकसान नहीं होता। इंसानों को छोड़ के हर एक प्रजाति कुछ ना कुछ बेनिफिट ही कर रही है इस नेचर में। और तितलियों की बात रहे तो वो इनफैक्ट जो पॉलिनेशन मैंने आपको बताया एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, वो जितने भी आप फूल देखेंगे, फूलों के रंग बिरंगे का होने का यही मतलब है, क्योंकि वो मधुमक्खी और तितलियों को बुलाती हैं कि आइए हमारा रस पीजिए और पॉलिनेशन में मदद करिए, जिससे कि और पेड़ पौधे उगे। तो तितलियां कहीं भी किसी भी कीड़ों को या किसी भी पक्षी को कुछ भी परेशान नहीं करती। प्राची, हम क्या करते हैं जब हम लाइव पर आते हैं तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं। अभी हम्म। हमारे साथ जुड़े हैं राहुल, वो पूछ रहे हैं कि मुझे भी बटरफ्लाइज को पालना है, हम्म। कैसे मैं अपने घर में उनको ला सकता हूँ, तो हम्म। उनकी कुछ हेल्प कर पाओ आप? बिल्कुल राहुल। राहुल, मैं ये बोलूंगी घरों में मत रखें तितलियों को। तितलियों का अस्तित्व बाहर है, उनको उड़ने दीजिए, बहने दीजिए, अपनी मस्ती में खोने दीजिए। लेकिन अगर आप अपने बालकनी या गार्डन में रखना चाहते हैं तो कुछ पौधे मैं आपको बताती हूँ जो आप लगा सकते हैं। शायद आपके पास ये ऑलरेडी होंगे, नहीं है तो आप नर्सरी से ले सकते हैं। तो जैसे कि कड़ी पत्ता, नींबू, बेल, अशोक, मदार, ये कुछ पौधे हैं जो अगर आप लगाएंगे तितलियां खुद ब खुद आके उस पे अंडे देंगी। एक चीज ध्यान रखनी है कि इन पे कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि उससे ये कीड़े मर जाते हैं। तो आप इन पौधों को लेके आइए। मैं सबको बोलती हूँ, जब भी आप रात को सैलेड खाते हैं तो नींबू के बीज मत फेंकिए, उसी से आप पेड़ उगा दीजिए। उससे नींबू के पेड़ उगाएंगे तो ऑटोमेटिकली नींबू की दो तितलियां होती हैं, एक ब्लैक रंग की होती है, उसका नाम है कॉमन मॉर्मॉन, और एक लाइम बटरफ्लाई होती है। ये दो बटरफ्लाई हैं जो इन पे आके अंडे देती है। तो कभी ना कभी अगर आप सुबह उठ के हर दिन देखेंगे तो आपको ये कीड़े खुद ब खुद दिखेंगे। तो आप ये पेड़ लगाइए और कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल ना करिए, और देखिए फिर तितलियां खुद कैसे आपके घरों में आ जाती हैं। अम, थोड़ा नेटवर्क लगता है यहाँ। हाँ थोड़ा सा शायद, मैं बता रही हूँ कि नेट पे लोड ज्यादा है, तो सभी लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सुन रहे हैं। आप कुछ बता रही नो वरी। थी? हाँ, तो मैं यही बता रही थी, अगर ये आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो खुद ब खुद तितलियां आ जाएंगी। तितलियों को बुलाने का इससे अच्छा कोई उपाय है नहीं। तो आप इन्हीं पौधों को लगाइए घर में, कीटनाशक ना इस्तेमाल करिए, और फिर देखिए तितलियां कितनी आती है। कुछ फूलों को भी, फूल के पौधे भी लगा सकते हैं आप, और उन पे आएंगी तितलियां बिल्कुल। जिन पेड़ों पे तितलियां आती हैं, क्या आप उनको खुद उगाती हैं, किसी हाँ। किसी पेड़ को? हाँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे मेरे घर में कुछ तितलियों वाले पौधे लगे हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ। कड़ी पत्ता मेरे घर लगा है। जब भी कड़ी पत्ता में बीज निकलते हैं तो मैं उनके बीज को कलेक्ट करती हूँ। तो ये शायद आपको यहाँ से दिखे, तो ये मैंने बिल्कुल बीज बिल्कुल। इकट्ठे करे हैं। तो ये सारे में जितने भी पौधे हैं उन सबके बीज में इकट्ठे करती हूँ मैं, ऐसे ही शीशियों में रख के सुखा के इन शीशियों में रख देती हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे बीज कलेक्ट करे हुए हैं। तो ये मैं अपना खुद सीड बैंक बनाती हूँ। ये सारे नींबू के जितने भी हम लोग नींबू खाते हैं, बेल, बेल खाया था मैंने ये लास्ट टाइम, और उनको धो के अच्छे से मैंने ये सारा स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, स्पेशली मॉनसून में पौधे लगाने चाहिए, उनको खराब होने का चांसेस कम होते हैं। तो फिर मैं इन पौधों को बचा के छोटे छोटे ऐसे ये दही के डब्बों में लगा देती हूँ, क्योंकि मैं प्लांट्स अपनी कॉलोनी में लोगों को फ्री में भी बांटती हूँ। तो मैं इन छोटे छोटे दही के डब्बों में, लोग आके मुझे दही के डब्बे डोनेट कर जाते हैं, मेरे घर के बाहर रख जाते हैं। और फिर मैं इनके इसी में पौधे उगा के लोगों को जो भी अपने गार्डन के लिए चाहिए वो मुझसे ये कलेक्ट कर लेते हैं।
मुझे लगता है फिर से कुछ नेटवर्क में गड़बड़ी हो गई है। हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी हमारा कनेक्शन प्राची से टूट गया है, लेकिन दोबारा हम कोशिश करेंगे। प्राची हमारे साथ जुड़ेंगी। हम जान रहे थे बटरफ्लाइज के बारे में और प्राची मेरे साथ जुड़ गई हैं, वापस आ गई हैं प्राची। देखो, हेलो। किसी को पौधे या बीज लेने हैं तो प्राची से जाके ले सकते हैं, उनके पास बहुत सारा बिल्कुल। स्टोर है। तो बताएं प्राची, उन पेड़ों के बारे में बताएं, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, जैसे मैं इन सीड को खुद कलेक्ट करती हूँ, सुखा देती हूँ, और फिर जब भी मानसून होता है या मुझे लगता है कि टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो गया है, मैं ऐसे छोटे छोटे ये दही के डब्बे में आपको दिखा रही थी, दही के या कोई भी डब्बे जो हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, लोग आके मुझे डोनेट कर जाते हैं। तो ओके। जिससे कि मैं इन्हीं को रीयूज करके इन्हीं में पौधे लगा देती हूँ, और जिसको भी मेरे घर से पौधे ले जाने हैं जिसपे तितलियां आती हैं, वो मुझसे ये कलेक्ट कर जाते हैं। तो इस तरीके से लोगों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती अगर उनके घर वो पौधे नहीं है, और वो भी अपने तितलियों को अपने बालकनी या अपने घर में बुला सकते हैं। प्राची, इनको ब्रीड करने में कितना प्रॉब्लम आता है? आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो लगता है यार अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनको करना, फिर बोलते चलो उठ जाओ आप वापस, फिर मैं दूसरे बना लूंगी, ऐसा कुछ करते हो या फिर बहुत तो इजीली इनको पालना होता है? मैं 17 सालों से कर रही हूँ, तो मैं इसको डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि 17 ईयर्स में मतलब मैंने स्कूल टाइम में भी अपना बटरफ्लाई नर्चर किया है, सीए के पढ़ाई के साथ भी मैंने किया, और अब जॉब के साथ कर रही हूँ। तो वैसे लॉकडाउन में तो काफी टाइम मिल जाता है, बट अगर ये मुश्किल होता तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन जैसे मैं बोलूंगी, आप टाइम निकालते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, बात करने के लिए, घूमने के लिए, अगर आपको कुछ चीज पसंद है तो आप टाइम निकाल ही लेते हो। इसके लिए कुछ मेहनत ही नहीं करनी। तितलियां आती हैं, अंडे देती हैं, मैं अगर मुझे लगता है इसको कवर कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ, वरना हर दिन जाके मैं इनको थोड़ी थोड़ी पत्तियां डाल देती हूँ। अगर मैंने इनको एक डब्बे में भी डाला है तो मैं हर दिन इनका बॉक्स क्लीन करती हूँ, इनमें नई फ्रेश पत्तियां डालती हूँ। बट मैं ये जरूर, क्योंकि मुझे पैशन है, तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपने खाने के पहले, ब्रेकफास्ट के पहले इनको खाना दे देती हूँ, और तो वो मैं अपने मन से करती हूँ। और जब भी 550 तितलियां हो चुके हैं मेरे घर, लेकिन आज भी जब तितली होने वाली होती है तो मैं सुबह जल्दी उठ के वेट करती हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ पूरा प्रोसेस, क्योंकि मुझे भी अभी भी उतनी ही एनर्जी मिलती है जब मैं इन तितलियों को बाहर पहली बार चलते हुए देखती हूँ। आपके पास अभी कोई कैटरपिलर था शायद ना, वो आप दिखा हाँ, सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकेंड। प्राची अभी हमें कैटरपिलर दिखाएंगी, शायद आप लोगों को भी देखकर अच्छा लगेगा, क्योंकि हाँ, ऐसी चीजें हमें नॉर्मली देखने को मिल जाती है लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखो, हाँ, प्राची ही बताएंगे इसके बारे में मुझे। हाँ, वाह। ये आपको दिख रहा है? जी, मुझे भी दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। हाँ, तो ये इनफैक्ट मेरे पास दो कैटरपिलर हैं, एक की नींद भी पूरी हो गई है, वो चलना ओह। शुरू कर दे चुका है। मैं आराम से पढ़ती हूँ थोड़ा इनको। हाँ, तो बेसिकली ये जो है ये कैटरपिलर है, और ये कैटरपिलर एक प्रजाति है, एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, प्लेन टाइगर है उसका नाम। तो प्लेन टाइगर जो है वो फरीदाबाद में बहुत बहुत दिखती है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन प्लेन टाइगर होती है, ये मदार के पेड़ पे, आँख के पेड़ पे अपने अंडे देती है। तो ये क्या मैं करती हूँ, ये है मदार का पेड़ जो मैंने दिखाया था, इस मदार के पेड़ को मैं बाहर ही रखती हूँ, तितली आएगी अंडे देगी। और ये कैटरपिलर अगर आपको पौधे पे देखें तो उसको मारिए मत, ये तितली बनने वाले हैं। और फिर ओके। 20-25 दिन के बाद
ये प्यूपा की तरह यहाँ पे ऐसे पत्ती पे लटक जाते हैं, इससे तितली निकल चुकी है। ओके तो ओके। इससे इससे प्यूपा बन जाते हैं, और प्यूपा में 1 हफ्ते तक रहते हैं, और फिर फाइनली इससे बटरफ्लाई निकल जाती है। फरीदाबाद इतना पॉल्यूटेड शहर है, इतनी यहाँ पर मतलब जो हवा है यहाँ की प्रदूषित है, हम्म। उसमें इन तितलियों का जीना, पालन पोषण, इनकी ब्रीड करना, इनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, या फिर इनको आदत हो गई है इसकी और वो देखिए हवा ने, की? देखिए नेचर सिर्फ तितलियां ही नहीं, नेचर अपने आप को अडेप्ट करता है। तो Exactly. मैं ये बोलूंगी पोल्यूशन से हाँ इम्पैक्ट हो रहे हैं, कोई रिसर्च स्टडी तो नहीं हुई है जो मैं आपको बता पाऊँ क्या इम्पैक्ट है। बट जैसे मैंने लॉकडाउन में देखा, फरीदाबाद में कुछ मैंने प्रजातियां देखी जो मैंने पहली बार देखी है, मैंने 15-20 साल में कभी नहीं देखी थी। तो अगर पोल्यूशन नहीं है तो तितलियों का नंबर वैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन, ऐसा कहा जाता है अगर आप कभी सैर पे भी जाएं और किसी पार्क में जाते हैं जहाँ पे तितलियां नहीं है, मतलब आप अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। तितलियां नहीं है मतलब वो एक एयर क्वालिटी वहाँ की पुअर है, आपको वो मेजरमेंट करने का काम नहीं है। वहाँ की एयर क्वालिटी नेचर को बहुत ही, पता है। नेचर को पता है। तो अगर आपको हाँ। तितलियां नहीं दिख रही हैं, मतलब आप वहां पे वॉक करना भी क्या, सांस लेना भी सही है कि नहीं, नहीं पता। तो डेफिनेटली इनसे इम्पैक्ट होती हैं। जब इनफैक्ट नवंबर टाइम है, वैसे भी तितलियां गर्मियों में ज्यादा दिखती हैं, मानसून में ज्यादा दिखती हैं, बट नवंबर में जब हमारा फरीदाबाद में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो इनका तो आई थिंक पोल्यूशन इम्पैक्ट कर रहा है पूरे इन्वायरमेंट, नेचर को। अभी लॉकडाउन में सब खुश हैं, एंड हम्म। आप लोग शायद सारे लोग ये चाहते होंगे जल्दी से खत्म हो, हम बाहर जाएं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तितलियां बहुत खुश है, और मैं चाहती हूँ कि शायद लॉकडाउन कोरोना से हम लोग एक नया तरीका जीने का सीखें और एनवायरनमेंट को खराब करते करते अब जो हम कर चुके हैं वो हम कम कर दे थोड़ा। आई नो, मैं एक लॉकडाउन के टाइम पे हम कोशिश कर रहे थे उन सब चीज़ों को दिखाने की कि हम्म। प्रकृति ने खुद को कैसे वापस से अपने आप को रिसाइकिल किया है। हमने जमुना जो नदी हमारे यहाँ पे बहती है उनको दिखाया था, बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन पानी था वहाँ का। उसी हिसाब से बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो खुद की चीज़ों पर लगाइए, ताकि जो कचरा फेंकते हो उस पर लॉकडाउन लगाइए और प्रकृति को साफ रखने का काम कीजिए। अच्छा, अभी लॉकडाउन की हम बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछती हूँ कि लॉकडाउन के टाइम जो था वो आपको ज्यादा मिला होगा इन सब चीजों को करने के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम था, लॉकडाउन भी था, आप घर पे थी, तो वो टाइम को कैसे यूज किया आपने? पहली चीज तितलियों के लिए मैं ये बोलूंगी कि मैंने ये सोचा कि मैं अपने कॉलोनी में भी कुछ करूं। तो मैंने सबसे पहले तो इनके बीज इकट्ठे करने शुरू करे, जब जब जिस पौधे में मुझे बीज लगे वो मैंने इकट्ठे करे। फिर मैंने इनका प्लांटेशन शुरू करा। फिर मैं कुछ ना कुछ इवेंट्स करती रहती हूँ कि मैं लोगों को घर पे इनवाइट करके या वर्चुअली कनेक्ट करके उनको समझाती हूँ, तितलियों के बारे में दिखाती हूँ। और क्योंकि अब लोग अपने घर में हैं तो लोग अब गार्डन पे फोकस कर रहे हैं, जो बालकनी गार्डन भी है तो वो पौधे अब लगाने का टाइम है, अब आपको अपने पौधों को देखभाल करने का। तो मैंने सबको यही बताया है कि आप पौधे लेके आइए और उनको उगाइए। तो मैं जितना ऑफिस के साथ नहीं कर पा रही थी, उतना मैं स्कूल में जूम के थ्रू या बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करके बच्चों को लेक्चर्स दे रही हूँ, समझा रही हूँ कि आप कैसे अपने घर में बटरफ्लाई गार्डन बनाएं। तो पहला मैंने बटरफ्लाई गार्डन, दूसरा मैं अपने लिए भी फोटोग्राफी कर रही हूँ। मैं अपने घर में बैठ के तितलियों को, जितनी भी तितलियां आसपास आ रही है, मैं हर दिन नोट करती हूँ कौन कौन सी प्रजाति मुझे दिखी। और अगर नहीं भी मालूम है तो मैं उनके रंग नोट करती हूँ कि इस रंग की मिली, ऐसी दिखती थी, इतनी बड़ी है। और फिर मैं उनको ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि क्या नंबर कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो घर में रह के भी मैं तितलियों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ। नंबर्स की बात कर रही थी, सीए का जो सबसे ज्यादा संबंध होता है वो होता है नंबरों से, तो बटरफ्लाई के नंबर कहाँ पे फिट बैठते हैं ये आप आकलन कर रहे हैं। फिर भी आपका जो प्रोफेशन है वो इस काम से बिल्कुल डिफरेंट है। मैनेज कैसे कर पा रही थी दोनों चीजों को? अब वापस से ऑफिस जाना स्टार्ट हो गया होगा आपका, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आई थिंक आप ना, हम जब भी बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम फिर भी अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना सब वो करते हैं जो हमें पसंद है, जो जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो मुझे तितलियों से बहुत लगाव है शुरू से, और मुझे बहुत एनर्जी मिलती है इनसे।
हर दिन मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे 15-20 मिनट ही लगाने होते हैं, तो वो मैं हर सुबह उठ के करती हूँ, वो टाइम लगाती हूँ। और सीए के साथ जैसे कि जहाँ बच्चे टीवी, आप बीच में ब्रेक लेते हैं पढ़ाई के बाद, टीवी देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मैं एक्चुअली कोई भी मैंने टीवी सीरीज आज तक नहीं देखी है। मैं मूवी, आप मुझसे पूछेंगी मूवी, मैं साल में 2 मूवी देखती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा टाइम ही लोगों को लगेगा, 15 मिनट, या वीकेंड पे ये सारे शोज पे आना, ये टाइम लगता है इन सब चीजों में। तो मैंने कहीं कुछ चीजें को कट डाउन किया, और मैंने वो किया, उस पे फोकस किया जहाँ पे मुझे बहुत, मुझे एनर्जी मिलती है। तो हाँ, थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। बिल्कुल। आपके इस काम के लिए आपको कौन से अचीवमेंट्स मिले अब तक? इतना काम इतने टाइम से भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे अचीवमेंट्स मिले होंगे, तो प्लीज शेयर करेंगे आप हमारे साथ? बिल्कुल। तो मैं 17 सालों से तितलियां पाल रही हूँ, और मैंने 550 तितलियों को अभी तक जन्म दिया है। इसलिए मुझे 2020 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है। तो मैं पहली भारतीय महिला, इनफैक्ट भारतीय इंसान हूँ, पहली भारतीय हूँ जिसके पास तितलियों पालने का रिकॉर्ड है। तो पहला मुझे वो मिला है। मोर देन अवार्ड, मुझे लगता है कि मैंने ये देखा कि स्कूल्स में जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको रियलाइज हुआ कि बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ना जरूरी है। तो मैं हर साल इन स्कूल में जाती हूँ, एनजीओ में जाती हूँ। आजकल मैं फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इन बच्चों से कनेक्ट करती हूँ, और बताती हूँ कि एटलीस्ट एक आप कीड़ा रखिए, देखिए अपने गार्डन में, और एक पेड़ लगाइए एटलीस्ट, जिसपे तितलियां आती हैं। दूसरी चीज, रेडियो इंटरव्यूज में बहुत करती हूँ, क्योंकि रेडियो से मुझे लगता है काफी लोग जुड़े होते हैं। तो मैंने अभी तक लगभग 15 रेडियो इंटरव्यू कर लिए हैं, काफी न्यूज़पेपर में भी जर्नलिस्ट ने मेरी स्टोरी कवर करी। अचीवमेंट में ये बोलूंगी 550 तितलियों का अचीवमेंट है। मुझे नहीं लगता मुझे कोई अवार्ड की कभी जरूरत पड़ी है। फरीदाबाद के लोग आपसे किस प्रकार जुड़ सकते हैं? क्या किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? और पहचान फरीदाबाद आपसे अभी रूबरू हो रहा है, आपसे मिला है, तो हम लोग आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, ये आप हमें बता दीजिए। और सभी को अपने साथ जुड़ने का जो रास्ता है वो भी पूरे फरीदाबाद को बताइए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी, तो अभी ये लास्ट आप मुझे बताइए। बिल्कुल। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि बच्चों के पास स्कूल बुक में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तितलियों के बारे में। तो अब मैं एक तितली पे बुक लिख रही हूँ, उसका नाम क्यूरियस कोको है। तो ये कैटरपिलर की कहानी है। तो अगर कोई, आप जब भी ये लॉन्च हो गया, आप बुक लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। दूसरा, फेसबुक पे मेरा एक पेज है इसी नाम से, क्यूरियस कोको। आप फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेड़ों के बारे में कुछ जानना है, पेड़ चाहिए, या तितलियों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज उस पर मुझे मैसेज डालिए, मैं जरूर आपको रिवर्ट करूंगी। मैं आपको, आपके चैनल को पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे बुलाया और मुझे पूरे फरीदाबाद के लोगों से कनेक्ट करवाया। क्योंकि मेरा पॉइंट है लोगों को अवेयरनेस फैलाना, कि अगर हम सुबह उठ के एक बार तितलियों को देखना भी, नोटिस करना भी शुरू कर दें, वो ब्लैक रंग की दिख रही है, वाइट, अगर इतना भी नोटिस करना शुरू कर दें, तो मेरा काम हो गया। दूसरा मैं ये बोलूंगी, अगर कभी हम कोलैबोरेट करके हम एक साथ कहीं पे फरीदाबाद में तितलियों का गार्डन बनाना की कोशिश करें, तो मैं चाहूंगी आपकी टीम मेरी हेल्प करे। अभी इनफैक्ट मैं आज सुबह ही वाइब ललित होटल में गई थी, जहाँ पे वो एक तितली का गार्डन बना रहे हैं। तो जब वो बन जाएगा तो मैं चाहूंगी, आप फरीदाबाद में बहुत ही कम तितलियों के लिए हैबिटेट हमने बनाए हैं, तो पूरा बैल्कनी हमने तितलियों के नाम करा है। और कोई भी कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे डोनेट मत करिए, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बट आप मुझे एक एरिया डोनेट कर दीजिए कि इस एरिया में आप प्लीज आके बनाइए तितलियां, तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी एक तितली का गार्डन सेटअप करने के लिए। बहुत खूबसूरत सोच के साथ बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। अगर डोनेशन की बात भी आपने करी है, तो कोई धनराशि ना लेकर एक जगह लिए, वो भी आप सिर्फ यूज करना चाहती हैं उन के लिए जिनको देखना सभी को बहुत पसंद होता है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी मैं इसके साथ आपसे विदा लूंगी। नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय। तो ये थी आज की मुलाकात हमारे फरीदाबाद की बटरफ्लाई गर्ल के साथ, और बहुत सारी उन्होंने जानकारियां हमें दी और हमें समझाया कि यार नेचर से भी प्यार करना सीखिए। ये नेचर ही है जो हमें जीने में मदद करता है। अगर नेचर नहीं होगा तो हम किस प्रकार से जी पाएंगे। फरीदाबाद के लिए बहुत कुछ है, और
फैजाबाद में कहाँ कुछ क्या चल रहा है, इसे देखने के लिए बने रहिए पहचान फैजाबाद के साथ। नमस्कार।